देखिए 7th एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। टेस्ट कब का है मैथ का तुम्हारी ड्यूटी? इसी सैटरडे का ना? अपना पीछे वाला रिवाइज कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में वेक्टर वाला वीडियो जवाब हो जाएगा साथ साथ में। कंप्लीट सिलेबस आ गई है जो डिलीट हो गई वो नहीं है। मेरे को नहीं पता क्या डिलीट हुआ है, मैं तो सारा करवा रहा हूँ। कोई कुछ भी छोटा है कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में, तो हमें तैयारी इसकी नहीं करनी है उस हिसाब से। अब की बार बता देता हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्योंकि बाकी हर जगह काम इतना बढ़िया उस तरीके से नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया रिजल्ट हर जगह आ सकता है, चाहे कंपटीशन बड़ा हो या फिर सब्जेक्ट बड़ा हो। थोड़ी सी मेहनत कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, 8 का सेकंड पार्ट हो ही जाएगा। 9th है, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। बेटा एक इसके अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, प्लेन। प्लेन के बारे में क्या पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि वो प्लेन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल के बारे में तो हमें कहाँ से पता चलेगा, एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट हैं अगर वो प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से ही क्या बनता है, नॉर्मल रेक्टेंगल। दो प्लेन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनमें एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स आपको कैसे मिलेंगे, प्रोपोर्शनल। आप कहोगे सर अभी तो बोल रहे थे कि कोफिशिएंट सेम होते हैं, अब ये प्रोपोर्शनल कैसे हो गया। जैसे केस हमारे पास है एक्स प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू, एक तो ये प्लेन है, और दूसरी तरफ कहते हैं -3x माइनस 6y माइनस 9z प्लस 20 इक्वल टू 0। एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, उसके बावजूद भी दोनों प्लेन एक दूसरे के कोफिशिएंट सेम बना सकते हैं। इसको -3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। -3 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा, x प्लस का 2y प्लस का 3z माइनस 20/3 इक्वल टू। तो पैरेलल प्लेन्स में एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स सेम मिले कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स वो प्रोपोर्शनल जरूर होंगे। 1/-3 इक्वल टू 2/-6 इक्वल टू 3/-, ईच इक्वल टू -। पैरेलल तो आराम से चेक हो जाएगा, दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है नहीं, वो तो आराम से चेक हो जाएगा। डिलीटेड है वो नहीं आएंगे, ठीक है ना, वो छोड़ देना। डिलीटेड जो टॉपिक है वो नहीं आएंगे, कि क्या क्या रिवाइज करें, क्योंकि मैं तुम्हारी हालत अब जैसे यूटी हो जाएगा सामने, यूटी उसी बच्चे का चेक होगा, बताता हूँ जो क्लास में आके टेस्ट देगा। घर वाला हम ये मान के चल रहे हैं चीटिंग हो रही है, बिल्कुल कोई उसके अंदर वो नहीं है। और पहला यूटी आपका कैंसिल भी इजीली किया था कि आप लोग सारे के सारे बच्चे वहाँ घर बैठ के किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते कि यहाँ इसके इतने मार्क्स हैं, तो सही हैं, ईमानदारी के हैं, या कहीं इधर उधर कुछ XYZ कोई भी रीजन। तो फ़ायदा क्या है उसका, जब आउटपुट ही सही नहीं मिला। क्लास में फिजिकली आएंगे, वहाँ यहाँ आने के बाद यूटी होगा, उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसका पता चलेगा, तुम्हें भी पता चलेगा और हमें तो पता लग जाएगा। क्योंकि कुछ एक इधर इनको गलत फहमी है, गर्ल्स जो बाकी नहीं आ रही, बहुत बढ़िया तैयारी होगी। स्कूल की ज़रूरत ही क्या थी, अगर ऐसे ही घर पे रह के तैयारी हो जाए तो स्कूल की ज़रूरत ही कहाँ है, वो तो मजबूरी थी, वो तो मजबूरी थी। सुनने में ये आ रहा है कि गर्ल्स जैसे यूनिटी कि वो स्कूल नहीं जाना, कमाल हो गई। यूनिटी बना के एग्ज़ाम देने के लिए भी स्किप कर देना, एग्ज़ाम भी नहीं देने, फिर देखते हैं लॉस किसका होता है। हमारा कोई लॉस नहीं है, बच्चे पढ़ाएं, बच्चे बढ़ाएंगे। स्कूल में बच्चे अब तक आए हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन लॉस किसका, आपका इंडिविजुअल लॉस है। मेरा लॉस नहीं है, स्कूल का लॉस नहीं है, आपका खुद का लॉस है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल में आने के बाद, बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो स्कूल में आने के बाद ही होती है, अदरवाइज जरूरत ही क्या है स्कूल। अगर स्कूलों में काम चल रहे, सारा सब कुछ है नेट पे, तो आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर उसी से काम चलना होता तो स्कूलों की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं चलने वाला। तो जो गलत फहमी में जी रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में जो उनको बता देना।
फर्स्ट केस है 2x + y + 3z। देखो मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों तीनों पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। एक्यूट एंगल निकलवाना है तो लास्ट में आप मॉडुलस ले लेना। n1 डॉट n2 हो सकता है पॉजिटिव आई, हो सकता है नेगेटिव आई, तो वहां आप मॉडुलस ले लेना क्योंकि एक्यूट एंगल निकलवाया है। दो प्लेन हमारे पास हैं, एक प्लेन ये दिया हुआ है, दूसरा प्लेन ये मान लो, दो प्लेन है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक एंगल तो दोनों के बीच का ही होगा इधर वाला, और एक एंगल ये तो हमारे पास सपोज ये दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये प्लेन है दूसरा ये है, तो इधर वाला एंगल तो कैसा हो जाएगा एक्यूट, और इधर वाला एंगल कैसा होगा एंगल ये भी है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दोनों प्लेन्स के बीच का, और दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल ये भी है, तो एक एंगल दोनों प्लेन्स के बीच में कैसा होगा एक्यूट और दूसरा ऑब्लिक। अगर प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर है तो इधर भी एंगल 90 और इधर भी एंगल, ठीक है। तो ये केस आपके पास इसमें चलेगा। प्लेन्स की इक्वेशन आपको गिवन है, टू एक्स प्लस वाई गिवन प्लेन्स आर 2x + y + 3z -2 = 0, x - 2y + 5 = 0। ये दो प्लेन है। डिसीजन होगा, देखो इसमें तो z वाले जो है ही नहीं, तो पैरेलल तो हो ही नहीं सकते, हो सकता है परपेंडिकुलर n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट निकालो, n1 डॉट n2, या फिर लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। जो दो प्लेन हमारे पास हैं उनके बीच का एंगल थीटा है, कोस थीटा n1 डॉट n2 मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। n1 पहला जो प्लेन उसका नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन रेशियो 2 1 और 3, दूसरा प्लेन नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 1 - 2 और 3। हियर n1 पहला जो प्लेन उसका नॉर्मल वेक्टर हमारे पास है 2y + a + 3, दूसरा जो प्लेन उसका नॉर्मल वेक्टर i - 2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 2 × 1 2, 1 × -2 -2, 3 × 0 इक्वल टू क्या आ गया, therefore the two planes are perpendicular to each other। जहां पैरेलल वो भी डिसाइड हो जाएगा आराम से, इक्वेशन से पता लग जाएगा। अगर प्लेन पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है तो इस फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा cos थीटा, लास्ट में इसका मॉडुलस ले लेना, क्योंकि n1 डॉट n2 स्केलर प्रोडक्ट तो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव। तो अगर ये n1 डॉट n2 नेगेटिव आया, इसका मतलब वहां से जो थीटा आएगा वो कैसा एंगल होगा पॉजिटिव। लेकिन हमें एक्यूट एंगल निकालना है तो लास्ट में क्या ले लें इसका, निकालो सारे पार्ट। 10th क्वेश्चन है प्रूव दैट द प्लेन फर्स्ट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन सेकंड एंड थर्ड। पहला प्लेन दूसरे की भी परपेंडिकुलर है और पहला प्लेन तीसरे की भी परपेंडिकुलर है। प्रूव कर लेंगे। पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n1, दूसरे का नॉर्मल वेक्टर n2, तीसरे का नॉर्मल वेक्टर n3, ठीक है। तो हमारे पास n1 डॉट n2 भी 0 और n1 डॉट n3 भी 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब ये मिक्स क्वेश्चन आ गए। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था। जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए उनकी हेल्प से ये क्वेश्चन में निकालूंगा। इससे पिछली एक्सरसाइज में अलग अलग केस बना के दे रखे हैं कि प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, दो लाइनों के पैरेलल है, दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक लाइन के पैरेलल है, तो अलग आर्टिकल है, वहाँ अलग आर्टिकल है। इतने ज़्यादा केस हो जाएंगे कि आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए जो मेरे पास मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म मैंने बताया कार्टेशियन फॉर्म, a × x - x1, b × y - y1 और c × z - z1, ये यूज करना है। a b c नहीं होगा आपके पास, एक पासिंग पॉइंट जरूर मिलेगा। अगर प्लेन इसी प्लेन के पैरेलल है तो ये फॉर्म यूज नहीं करनी है, क्योंकि पैरेलल के केस में तो केवल डिफरेंस कांस्टेंट टर्म का मिलेगा बस। भाई जब एक प्लेन दिया हुआ है उसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो डिफरेंस केवल और केवल कहाँ होगा, तो उस केस में भी फॉर्मूला यूज मत करना।
इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन मांग रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म तो भी यूज मत करना, क्योंकि वहाँ भी आपके पास डायरेक्ट केस है। बाकी सभी केसेस में हम इसकी हेल्प लेंगे। देखो जैसे इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। रिक्वायर्ड जो प्लेन है पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है? पासिंग पॉइंट गिवन हमारे पास 1, -1 और 2, एंड दूसरा पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 2, -2 और 2, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। 6x - 2y + 2z = 9। दो पासिंग पॉइंट है और दिए हुए प्लेन के परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड प्लेन। अब हमें क्या करना है? यहाँ से इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू एक विल बी, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 1, -1 and 2 will be of the form जो प्लेन इस पॉइंट से पास होगा, इस फॉर्मूले के अंदर आपको x1 y1 z1 की जगह 1, -1 और 2 रखना। ए बी सी नहीं है, उनके लिए निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या हमारे पास प्रोसेस होगा? a × x - 1 + b × y + 1 + c × z - 2 = 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। अगला स्टेप है ए बी और सी निकालना। इंट्रोडक्शन जरूर कहना है। बी और सी का ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। ए बी और सी जो है वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। अब हमें ये देखना है, मैंने लाइन के केस में भी बताया था कि लाइन का पैरेलल वेक्टर आपको नहीं दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो ए बी सी अज्यूम करने हैं और वहाँ से ए बी सी में 2 इक्वेशन निकालने की कोशिश करें। कहाँ से आएंगे 2 इक्वेशन? क्योंकि प्लेन, यही प्लेन इस पॉइंट बी से भी पास हो रहा है, तो बी पॉइंट क्या करेगा इसको? एज प्लेन 2 passes through, सेकेंड प्लेन पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है? 2, -2 और 2 से। Therefore x की जगह 2 a, y की जगह -2 -b, z की जगह 2 = a b c में एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से है? एक और इन्फॉर्मेशन है। क्या वो इन्फॉर्मेशन? रिक्वायर्ड प्लेन इस फर्स्ट प्लेन के परपेंडिकुलर है। 2 प्लेन परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आल्सो 6a - 2b + 2c = 0। क्यों? बस इतना ही सफिशिएंट है। n1 डॉट n2। मतलब इस कंडीशन ने सब कुछ बता दिया कि ये इक्वेशन आपके पास कैसे आई। दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? 6i - 2j + 2k। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? ai + bj + ck। 3a - b + c = 0। इक्वेशन 2 अननोन 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करेंगे। a/(-1) b/(1) नीचे से ऊपर 0, ऊपर से नीचे -1 c/(-1) -1 + 3 + 2। तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। किसके इक्वल है? ये लैम्डा लाइन वाला लैम्डा नहीं है, अब उसके चक्कर में पड़ जाओ। प्रॉब्लम है, p नाम दे दो, k नाम दे दो, कुछ भी कह दो। a की वैल्यू -k, b क्या है? -k, और c क्या है? ये a b और c की वैल्यू उठाते हैं आप ऊपर और लास्ट में पूरी इक्वेशन को k से डिवाइड करेंगे, k या -k से डिवाइड करेंगे। पुटिंग इनटू ये जो वैल्यूज हैं सारी की सारी सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी मैंने। a की जगह माइनस किया आ रहा है, n2x - 1
माइनस के इंटू वाई प्लस वन और प्लस 2k इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को k से डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स प्लस वन माइनस वाई माइनस वन प्लस का 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2z प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल माइनस 1 इक्वल टू, हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है और दो के परपेंडिकुलर है। एक के परपेंडिकुलर था तो ए बी सी में एक इक्वेशन निकली, अब दो के परपेंडिकुलर है तो ए बी सी में दो इक्वेशन परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज करके निकल जाएगी। रिक्वायर्ड प्लेन देखें इक्वेशन और 12th का फर्स्ट और सेकंड में फिर दो पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। 12th का सेकंड पार्ट जो 11th क्वेश्चन मैंने निकाल दिया ऐसा ही है। आर्टिकल्स में और एग्जाम्पल्स की बजाय जो, क्योंकि वहाँ से हो सकता है कि जो आर्टिकल में फॉर्मूला दिया वो यूज कर रहा हो, आप जो मैं समझा रहा हूँ मतलब सभी केसेस को मैंने एक में रिड्यूस कर दिया कि ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई कर दो हर जगह। रिक्वायर्ड प्लेन पास हो रहा है, रिक्वायर्ड प्लेन पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट 1 2 3 and perpendicular to each of the planes। कौन कौन से, x plus y plus 2z equal to 3 and 3x plus 2y plus z equal to 4। इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, जो प्लेन पास हो रहा है कहां से, 1 2 3 पॉइंट से, विल बी ऑफ द फॉर्म a into x minus 1 plus b into y minus 2 c into z minus 3 equal to 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। ये रिक्वायर्ड प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। n1 यहाँ से n2 यहाँ से डॉट प्रोडक्ट 0, n1 यहाँ से n2 यहाँ से डॉट प्रोडक्ट h रिक्वायर्ड प्लेन 3 और लिखना पहले वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर प्लेन। ए बी और सी जो है वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, ये जरूरी है क्योंकि ए बी सी मैंने वैसे यूज कर लिए, उनका इंट्रोडक्शन जरूरी है। As required plane 3 is perpendicular to each of the planes 1 and 2। रिक्वायर्ड जो प्लेन है वो फर्स्ट के भी परपेंडिकुलर है, सेकंड के भी परपेंडिकुलर है। Therefore a plus b plus 2c equal to 0, 3a plus 2b plus c equal to 0 और दोनों का रीजन कंबाइंड n1 डॉट n2 इक्वल टू n1 डॉट n2 इक्वल टू 0। कहाँ से पता लगे दोनों कंडीशन, n1 वेक्टर इस प्लेन का ai प्लस bj प्लस ck नॉर्मल वेक्टर और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर i प्लस j प्लस k। कैसे हैं दोनों प्लेन एक दूसरे के, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, तीसरा प्लेन परपेंडिकुलर है पहले के भी और दूसरे के भी, इसलिए इसके नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके नॉर्मल वेक्टर के साथ भी 0 और इसके नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके नॉर्मल वेक्टर के साथ हो जाएगा। मतलब सब कुछ सफिशिएंट, आपको और कुछ भी नहीं देना, ये n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 सब कुछ बयां कर रहा है कि कहाँ से आया, कुछ भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a अपॉन 1 माइनस 4 माइनस 3 b अपॉन 6 माइनस 1 5 और c अपॉन -2 माइनस 3 माइनस। तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, अज्यूम कर लिया कि ये इक्वल है। a क्या आ गया -3, b क्या आ गया 5 और c क्या है ये a b और c की वैल्यू उठा के थर्ड इक्वेशन पुट करो। a की वैल्यू 3 implies -3k into x minus 1, b की वैल्यू हमारे पास है 5k into y minus 2, c की वैल्यू -k into z minus 3 equal to 0। पूरी इक्वेशन को k से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3x प्लस 3 प्लस का 5y माइनस 10 माइनस का z प्लस 3 इक्वल टू -3x प्लस 5y माइनस z -4 6 और बटा 10 इक्वल टू ये आपके पास रिक्वायर्ड प्लेन की निकाल लेंगे। ऊपर देखिए नेक्स्ट 14 हो जाएगा। 15th फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5i प्लस 2j माइनस 3k। प्लेन जो है 5i प्लस 2j माइनस 3k से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। देखिए रिक्वायर्ड प्लेन हमारे पास एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक टॉपिक और इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। क्या हमारे पास ये होगा इसमें रिक्वायर्ड प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं। रिक्वायर्ड प्लेन पासिस through the point having position vector 5i plus 2j minus 3k and perpendicular to the line of intersection of the planes। इक्वेशन गिवन है, अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दूं 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 और अगले प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा x प्लस का 3y माइनस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। ये कौन से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं? सपोज हमारे पास एक तो ये प्लेन है, ये दीवार, और दूसरा है फ्लोर है, दो प्लेन है, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये कॉर्नर ये एच। क्लियर हो गया? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों में एक पॉइंट कॉमन मिलेगा, और दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों में एक लाइन कॉमन है। एक ये आपके पास प्लेन है, एक ये प्लेन है, दोनों कॉर्नर के अलोंग क्या कर रहे हैं? तो ये जो कॉर्नर है वो क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास जो प्लेन है ये कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, यानी कि इन दोनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। होगा नहीं? अरे रिक्वायर्ड प्लेन इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के, इन दोनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है प्लेन। तो जो इन दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है
उसके उस लाइन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के प्लेन परपेंडिकुलर है। ये कॉर्नर आपके पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इस कॉर्नर के परपेंडिकुलर, कॉर्नर अपने आप में लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या आ जाएगा, कॉर्नर के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है इसके अंदर, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन अगर आप निकालना चाहो, मतलब जो दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे विल इंटरसेक्ट अलोंग ए लाइन, और वी कैन से वन लाइन इज कॉमन इन द टू सरफेसेस। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, फ्लोर है, ये दीवार है, दोनों इस साइड के लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये फ्लोर और ये दीवार इस साइड के लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फ्लोर और टॉप एक दूसरे के पैरेलल इंटरसेक्ट। तो सबसे पहले आपको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन मीन्स वो लाइन जिसके अलोंग ये दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कलेक्टिवली ये दोनों प्लेन है, कलेक्टिवली ये अकेली इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन है, ये अकेली इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन है, लेकिन दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली एक लाइन को रिप्रेजेंट करें। किसको रिप्रेजेंट करें? ये लाइन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? अनसिमेट्रिकल। मुझे इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना है। इस लाइन को कौन से फॉर्म में चेंज करना है? सिमेट्रिकल। दीज टू लाइंस कलेक्टिवली, दीज टू इक्वेशंस collectively represents a line called line of intersection of two planes, line of intersection of two planes। तो उस केस में ये हमारे पास यानी कि दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये कहलाएगा लाइन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है लाइन का? अनसिमेट्रिकल। मुझे इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना है। सिमेट्रिकल फॉर्म मतलब x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, जहां से पासिंग पॉइंट और पैरेलल वेक्टर सेपरेट होते हैं। पर्टिकुलर मेथड है, दो मेथड हमारे पास है। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से एक बार y को एलिमिनेट कर दो, एक बार z को एलिमिनेट कर दो। y को एलिमिनेट करोगे z इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, z को एलिमिनेट करोगे y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। मतलब दो को एलिमिनेट करना है, x को रखो, मर्जी है तुम्हारी, x को रखना चाहो x को रख लो, y को रखना चाहो y को रख लो, z को रखना चाहो। एक बार y एलिमिनेट किया z इन टर्म्स ऑफ x आएगा, फिर z एलिमिनेट किया y इन टर्म्स ऑफ x आएगा। आप एक बार x को एलिमिनेट कर देना, y की वैल्यू z के रूप में, दो मेथड हमारे पास हैं। एक तो इसमें आपके पास है कि सबसे पहले आप वो लाइन लेके चलो, वो लाइन लेके चलो जो इस गिवन लाइन के पैरेलल, मैं लाइन कह रहा हूं दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली, दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली विल रिप्रेजेंट ए लाइन। कौन सी लाइन? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। पहले आप वो इक्वेशन लेके चलो, वो लाइन लेके चलो जो इस गिवन लाइन के पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन से पास हो और इस गिवन लाइन के पैरेलल हो, केवल कांस्टेंट को जीरो रख दो। दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट को जीरो रखने से मेरे पास वो लाइन आएगी, वो लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास हो रही है, और इस लाइन की क्या है मैं बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कलेक्टिव इक्वेशन है, इसको लाइन कह रहा हूँ मैं, अकेली इक्वेशन प्लेन के लिए भी प्लेन है, और साइमल्टेनियसली they will represent a line if the planes are not parallel to each other, अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है।
First of all, we will find the line passing through origin and parallel to the line. इसको नाम दे दो कोई कंबाइंड इक्वेशन सपोज ए है, दोनों को कलेक्टिव कह रहा हूं तरीका। अब फर्स्ट लाइन में तो कांस्टेंट है, इसके कांस्टेंट को जीरो पुट कर लो, x + 3y - 5z। क्या डिफरेंस हुआ? ये वाला प्लेन तो ऐसे ही है, इस प्लेन में और इस प्लेन में क्या रिलेशन है? पैरेलल है। मान लो इस प्लेन का पासिंग पॉइंट तो ओरिजिन है, ये वाला प्लेन तो ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन ये वाला जो प्लेन है ओरिजिन से पास है, सपोज ओरिजिन। मैंने एक और दीवार खड़ी कर दी इसके पैरेलल और इस पॉइंट से पास होने वाले, क्या होगा? अब ओरिजिन जो दूसरी नई दीवार खड़ी कर दी इसके पैरेलल, उसके ऊपर भी है और ओरिजिन इसके ऊपर भी है, तो जोन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या उसके ऊपर भी ओरिजिन मिलेगा? बस वही कहना है। दोनों लाइनों की इक्वेशन में साइमल्टेनियसली कांस्टेंट को जीरो पुट करो, आपके पास दोनों प्लेन्स की इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली कांस्टेंट को जीरो पुट करो, आपके पास वो लाइन आएगी जो गिवन लाइन के पैरेलल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करेंगे तो x अपॉन में क्या आएगा? 5 - 6 - 1, y अपॉन में 2 + 10 और z अपॉन में क्या आएगा? 6 - -1 0 0 0। आ गया नहीं? आ गया सिमेट्रिकल फॉर्म। क्या लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? कौन सी लाइन? ओरिजिन से पास हो रही है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है? -1। ट्वेल्व और क्लियर होगी बात? क्लियर है? अगर आपको इन्हीं दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इस लाइन में और इस लाइन में क्या रिलेशन है? पैरेलल है। बेटा मैंने एग्जांपल आपको बता दिया कि ये दीवार है, ये हमारा फर्स्ट प्लेन है, ओरिजिन इसके ऊपर है, कहीं ना कहीं ओरिजिन है। मैंने एक दूसरा प्लेन लिया जो इस दूसरी दीवार यहाँ ड्रा कर दी जो इसके पैरेलल है, और साथ में अगर ओरिजिन यहाँ है तो दीवार यहाँ से ड्रा हो गई इसके पैरेलल। अब ओरिजिन इस वाले प्लेन के ऊपर भी है और इस प्लेन के ऊपर भी है, तो जो दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके, और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के इस कॉर्नर के पैरेलल नहीं होगा? होगा? यानी कि इस लाइन में और इस लाइन में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बस पासिंग पॉइंट का डिफरेंस है। इसका पासिंग पॉइंट जो दीवार यहाँ से हमने खड़ी की है उसका पासिंग पॉइंट मुझे पता है ओरिजिन, और कॉर्नर का पासिंग पॉइंट नहीं पता, वो निकाल सकते हैं। कॉर्नर का पासिंग पॉइंट निकालना है, x, y या z में से किसी एक को जीरो पुट करो। x को जीरो पुट करने का मतलब क्या होगा? अब इस लाइन का पासिंग पॉइंट निकालना है, इसका पासिंग पॉइंट निकालने का मतलब है मैंने इस दोनों इक्वेशंस में या तो x को जीरो पुट किया, या तो y को जीरो पुट किया, या फिर z को जीरो पुट किया। पुटिंग x = 0, किसी को जीरो पुट कर सकते हो आप। तो भी सर x = 0 क्यों पुट कर रहे हैं, क्या जरूरत है? तो मुझे पासिंग पॉइंट चाहिए। कौन सा पॉइंट चाहिए? पासिंग पॉइंट। अब पासिंग पॉइंट तो कोई भी हो सकता है, कोई भी पासिंग पॉइंट जो आसानी से मिल जाएगा। x को जीरो पुट करने का मतलब क्या हुआ? कौन सा पासिंग पॉइंट निकल के आएगा? x कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट का जीरो होता है? जो yz प्लेन के ऊपर है। इसका मतलब कौन सा पासिंग पॉइंट निकल के आएगा जहां पर ये वाली लाइन किसको क्रॉस कर रही है? yz प्लेन। अगर आप y को जीरो पुट करके पासिंग पॉइंट निकालते हो, इसका मतलब कौन सा पॉइंट आएगा जहां पर वो लाइन xz प्लेन को क्रॉस कर रही है, और z को जीरो पुट करके अगर आप पासिंग पॉइंट निकाल रहे हैं तो कौन सा पासिंग पॉइंट आएगा जहां पर वो लाइन xy प्लेन को क्रॉस कर रही है। पासिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने x को जीरो पुट किया इन दोनों इक्वेशंस में, -y + 2z = 0,
और इसमें x को 0 पुट करूंगा तो 3y माइनस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट नहीं है, x और y में दो लाइन सोल्व की हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। x और y की जगह क्या आ जाएगा, y और z, y अपॉन में 40 माइनस 0, z अपॉन में 0, 3 इंटू 0 माइनस में माइनस 7 प्लस 7 और 1 अपॉन में, अरे x और y के लिए सोल्व करते तो 1 आता था लास्ट में, तो यहाँ 1 अपॉन में क्या आ गया 5 माइनस 6, माइनस 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें 5 माइनस 6 माइनस 1, इसका मतलब y कितना आया माइनस 40, z कितना आया, यहाँ कैंसिल मत कर देना कॉमन फैक्टर से क्योंकि पास पॉइंट है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन हो कौन सी पॉइंट से पास हो रही है, x0। इस लाइन की इक्वेशन आपके पास आ गई x माइनस 0 अपॉन में पहला डायरेक्शन रेशियो माइनस 1, y माइनस माइनस 14 y प्लस 14 दूसरा डायरेक्शन रेशियो 12 और इक्वल टू z प्लस प्लस 7 तीसरा डायरेक्शन रेशियो। ये आपके पास इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन को मैं क्या कहूँगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। अब हमारा रिक्वायर्ड जो प्लेन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के डिफरेंस केवल पास है। ये ओरिजिन से पास हो रही लाइन और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0 माइनस 14 और माइनस, ठीक है। रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन एज रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर, इसके और इसके। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया माइनस आई प्लस का 12j प्लस 7, ये तो नॉर्मल वेक्टर है। प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, अरे ये तो था क्वेश्चन, आर डॉट एन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। प्लेन की जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में आर डॉट क्या जाएगा, नॉर्मल वेक्टर माइनस आई प्लस 12j प्लस 7 इक्वल टू ए डॉट एन, ये पासिंग पॉइंट और ये नॉर्मल। 5 को माइनस 1 से माइनस 5, 12 को 2 से प्लस 24, 7 को माइनस 3 से माइनस 24, घटा 21 घटा 5 घटा 26 प्लस 24, रिक्वायर्ड जो प्लेन उसकी। नया कॉन्सेप्ट क्या था, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। इसका मतलब ये कौन सी लाइन की बात हो रही है, तो मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्कस किया। अगर इसको मैं कहूँगा लाइन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म, और अनसिमेट्रिकल फॉर्म को अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना है तो आई थिंक आराम से चेंज, एक मेथड हुआ चेंज करने का, एक और मेथड भी है चेंज करने का। इसी अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करने का दूसरा मेथड भी है। क्या होगा दूसरा मेथड, एक बार मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ। क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट और सेकंड है। सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करने का दूसरा मेथड, फर्स्ट इक्वेशन का 3 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, y खत्म हो जाएगा। इसका 3 टाइम्स इसमें ऐड करेंगे 7x, y खत्म। इसका 3 टाइम्स 6z माइनस 5z प्लस 7 इक्वल टू 7x इक्वल टू z इन टर्म्स ऑफ x आ गया, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 7x और माइनस, ठीक है। इसके अंदर x आया हुआ है, x की वैल्यू निकालना है, इससे काम चलेगा। x इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस z माइनस 7। अब एलिमिनेट किसको करना, z।
फिर वहाँ से x की वैल्यू किसके रूप में निकालना, y के रूप में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम होगी। यहाँ भी x निकल रहा है, पहले इसको एलिमिनेट करो, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से, क्या आएगा 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से और ऐड कर रहा हूँ दोनों को, क्या आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको 2 से, 5 इंटू ऐड कर रहे हैं 10 और 2 12x, इसको 5 से -5, इसको 2 से, ये खत्म, इसको 5 से कांस्टेंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल टू क्या आ गया, तो यहाँ से 12x की वैल्यू क्या है -5 -14 अपॉन में क्या आ गया, ये भी x है, ये भी x है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा, x इक्वल टू -y -14 अपॉन 12 इक्वल टू -z -7। अब क्या करें, ऊपर x y z के कोफिशिएंट पर होगा, क्या करोगे यहाँ से -1, सभी को -1 से डिवाइड कर देना, इसका अपॉन -1, यहाँ से -1 कॉमन निकालोगे, नीचे -y का डिवाइड करोगे कैंसिल और यहाँ से। अब मेरे को बताओ, अभी जो थोड़ी देर पहले इक्वेशन निकाली थी वही आ रही है, कुछ और आ रही है, पैरेलल वेक्टर -1 12 और 7 कितना यहाँ पर -1 12 और पासिंग पॉइंट से ये आया था 0 -12 -14 और -7 ये आया था, सेम दोनों तरीकों से रिड्यूस कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल फॉर्म अगर लाइन का दिया हुआ है तो उसको हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, दो मेथड मैंने बता दिए, एक बार पहले वो लाइन लेके चलें जो ओरिजिन से पास हो रही है और गिवन के पैरेलल है, लेने का तरीका दोनों की जो कांस्टेंट है उसको क्या पुट कर दो, कांस्टेंट हटाओ, x y z के कोफिशिएंट्स में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, हमारे पास वो लाइन आ जाएगी, ये भी एक लाइन है और कांस्टेंट को 0 पुट करने से वो लाइन जो इसके पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो रही है, वहाँ से मिलेंगे डायरेक्शन रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करते हैं। फिर x y या z में से मर्जी है तुम्हारी किसी एक को 0 पुट करना, किसी x को 0 पुट करके पासिंग पॉइंट निकालने का मतलब है मैं वो पासिंग पॉइंट निकाल रहा हूँ जहाँ ये लाइन y z प्लेन को क्रॉस करती है, किसी एक को 0 कर सकते हो, पासिंग पॉइंट आपके पास आ गया, पैरेलल वेक्टर आपके पास आ गया, तो वहाँ से हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास चलेगा इसमें। उसके बाद 16 हो जाएगा आराम से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, दो पासिंग पॉइंट दिए हुए एंड पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब एक लाइन के पैरेलल, एक लाइन के पैरेलल, लाइन के पैरेलल का मतलब b डॉट n 0। अरे हमें तो ABC में इक्वेशन निकालने से तो मतलब है एक पॉइंट से पास होती हुई इक्वेशन लिखो, दूसरे से सेटिस्फाई करो, क्योंकि जो प्लेन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस अपने आप में एक लाइन है, लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है, कब होते हैं जब b डॉट n 0, तो ABC में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन यहाँ x एक्सिस के केस में पैरेलल वेक्टर हमारा i कैप होगा, पैरेलल वेक्टर क्या होगा i कैप का डॉट प्रोडक्ट ai प्लस bj प्लस c के जो कि नॉर्मल वेक्टर है उसके साथ निकालोगे तो केवल a आएगा, a इक्वल टू 0, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, अब दूसरी इक्वेशन है तो b और c है ही नहीं, तो b और c के कोफिशिएंट क्या बना दो 0, a प्लस 0b प्लस 0c इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन ABC में कैसे आएगी, पासिंग पॉइंट क्या करेगा उसको सेटिस्फाई, तो इस तरीके से आप इसके अंदर ये यहाँ तक 16 17 तक के क्वेश्चन हैं वो निकाल के आएंगे, ठीक है, और लास्ट इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक इसमें डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ये टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन 11.8 एक्सरसाइज ये टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना, इसके एग्जांपल्स देखना, एक दो क्वेश्चन उठा लेंगे इसमें से, 6 एक्सरसाइज अगले 2 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन साथ साथ अपना पीछे वाला वेक्टर वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन में उलझने की जरूरत नहीं है, वेक्टर वाला टॉपिक है, प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिवाइज कैसे करना है, फॉर्मेशन क्या होता है,
जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एग्जैक्टली उतने टाइम्स क्या करोगे, डिफरेंस। ठीक है, और उसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हमें क्या करना